आज का सेशन शुरू करते हुए जो हमारा पहला प्रश्न है, वो है देश गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, देश गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? हमारे सामने जो 4 आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनमें कोई नहीं। तो ये 4 आंसर आपके सामने है और इसका सही आंसर है इनमें कोई नहीं। देश गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सर्वप्रथम लागू किया गया बिहार में। सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? बिहार में। अभी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची को दुरुस्त करने और उसमें जो त्रुटियां थी उसको सुधारने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसे नाम दिया गया था SIR। नाम दिया गया था SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। और ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सर्वप्रथम बिहार राज्य में लागू किया गया। तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? भारत का पहला चीता सफारी राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। यहाँ ध्यान देने वाला जो शब्द है वो है चीता सफारी। चीता सफारी, चीता सफारी का मतलब होता है चीते को बहुत उद्यान में जाकर के चीते को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करना, तो उसकी गतिविधियों को देखना और उसके साथ भ्रमण करना। तो भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? हमारे यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो है जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कंचनजंगा और कूनो। आपका सही आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पे 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया था। और सबसे पहले यहाँ जो आप जानते हैं कि वर्ष 1952 में भारत से चीता विलुप्त हो गया था, और उसी विलुप्त हो गए चीते को फिर से भारत में चीता के पुनर्वास के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसे प्रोजेक्ट चीता का नाम दिया गया। और ये कार्यक्रम वर्ष 2022 में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश स्थित ये कूनो राष्ट्रीय पार्क आपका MP मध्य प्रदेश है, और यहीं से कूनो राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया। सबसे पहले नामीबिया से यहाँ चीता लाया गया, फिर दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया, और आने वाले समय में बोत्सवाना से भी कुछ चीता लाया जाएगा। तो भारत का पहला चीता सफारी राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। तो हमारा आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, एयरबस और टाटा ने H125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा की है? एयरबस और टाटा ये 2 कंपनियां हैं, दोनों प्राइवेट कंपनी है। एयरबस यूरोप की कंपनी है, ये यूरोपियन कंपनी, यूरोप की कंपनी है। और टाटा ये भारत की कंपनी है, ये भारत की कंपनी है। और इन दोनों कंपनियों ने मिल करके एक H125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट भारत में स्थापित करने की घोषणा की है। और ये जहां स्थापित किया जाएगा उसके लिए आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बेमागल, हल्दिया, रांची, जामनगर। और इसमें से जो सही आंसर है वो है बेमागल। ये बेमागल है आपका कर्नाटक में, बेमागल है कर्नाटक में। और यहीं पे ये पहला निजी असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है टाटा और एयरबस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? हमारे पास जो विकल्प है वह है पटना, रांची, कोलकाता और नई दिल्ली। तो हमारा सही आंसर होगा रांची। डिफेंस एक्सपो क्या है? डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में
जो भी उत्पाद होते हैं वो हथियार हो सकता है, और रक्षा क्षेत्र के जो भी उत्पाद होते हैं उनका एक प्रदर्शनी प्रतिवर्ष लगाया जाता है भारत के अलग अलग शहरों में। इस तरह की जो प्रदर्शनी है डिफेंस 2025 का आयोजन किया गया रांची में, और इसका उद्घाटन किया रांची झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिल करके का उद्घाटन किया डिफेंस 2025 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगठन की स्थापना का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। संगठन की हेलो तो हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन की स्थापना का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। हमारे सामने जो चार विकल्प है वो है भारतीय संसद, निर्वाचन आयोग, बिहार विधानसभा और संघ लोक सेवा आयोग। ये चार विकल्प है और इस चार विकल्प में जो आपका सही आंसर है वो है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। संघ लोक सेवा की आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, आजादी के पहले, और उसी की स्थापना का ये शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंद्रोथ क्या है। और हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है एक मिसाइल, एक रोबोट, युद्धपोत, इनमें से कोई नहीं। आंद्रोथ क्या है, तो इसका सही आंसर है युद्धपोत। इसका सही आंसर है युद्धपोत। आंद्रोथ एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। आंद्रोथ एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इजराइल और हमास के बीच किस तारीख से युद्ध विराम लागू हुआ है। क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच किस तारीख से युद्ध विराम लागू हुआ है। हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, और जो सही आंसर है वो है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच पिछले लगभग 3 सालों से जो युद्ध चल रहा था उसको युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, यानी वो युद्ध विराम अब लागू हो गया है। और आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन, ये हमास जो है वो फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसको आतंकवादी संगठन के रूप में कहा जाता है। हालांकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अभी इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। और ये जो इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ था वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, और वो संघर्ष को लेकर अब युद्ध विराम लागू हो गया है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है ईरान, इजराइल, अमेरिका और मिस्र। तो हमारा जो सही आंसर है वो है मिस्र। गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया गया, और इसके आयोजन की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी दोनों की सह अध्यक्षता में ये शांति सम्मेलन हुआ। और इस शांति सम्मेलन का उद्देश्य है जो फिलिस्तीन के भीतर जो गाजा का इलाका है वहां पे शांति स्थापित करना और उसका पुनर्विकास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य निर्वाचित हुआ है? और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है मानवाधिकार परिषद, शिक्षा परिषद, विश्व शांति परिषद और सुरक्षा परिषद। और आपका सही आंसर इसमें होगा मानवाधिकार परिषद। भारत हाल ही में 47 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जिसके 47 सदस्य है उसका सदस्य बना है और 7वीं बार बना है। भारत कैवी बार बना है? 7वीं बार बना है। इसका सदस्य इसकी सदस्यता 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो गई है और ये अगले 3 वर्ष तक रहेगी। तो ये भारत 47 सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है और ये सदस्य बना है 7वीं बार और इसकी सदस्यता शुरू हो रही है 1 जनवरी 2026 से। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पाइस रूट इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया है? स्पाइस रूट इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए ये जो योजना है स्पाइस रूट इनिशिएटिव, इसका उद्देश्य है मसाला और विरासत को लेकर के पर्यटन को बढ़ावा देना। और सवाल है कि ये किस राज्य में शुरू किया गया है? हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश और बिहार है। और इसका सही आंसर होगा आपका केरल। आप जानते हैं केरल में मसाला का बहुत उत्पादन होता है और वहीं पे मसाला और विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट इनिशिएटिव को लागू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? देखिए एग्जाम में इस तरह का एक एप्लीकेशन जो है करेंट का जरूर पूछा जाता है। विशेष रूप से बीपीएससी द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में आपको एग्जाम से 6, 7, 8 महीने का क्वेश्चन ही 8 महीने पहले तक घटित होने वाली घटनाओं से जुड़े हुए प्रश्न ही मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने अभी आपके सामने जो क्वेश्चन रखा है ये सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के नवंबर महीने, अक्टूबर महीने और सितंबर महीने के हैं और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंथ है ये 3 मंथ। वैसे तो एग्जाम इसके पहले के 8 महीने का क्वेश्चन जो घटनाएं हैं वो सब से आपको अवगत होना चाहिए और इन 3 महीने के नवंबर, अक्टूबर और सितंबर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? और जो ऑप्शन हमारे सामने है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मनसुख मांडविया और द्रौपदी मुर्मू। और इसका सही ऑप्शन होगा आपका मनसुख मंडाविया। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया। आप जानते हैं कि मनसुख मंडाविया हमारे खेल मंत्री हैं, खेल और युवा और खेल मंत्री है। मनसुख मंडाविया युवा और खेल मंत्री है और इस एप्लीकेशन को लॉन्च, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य है युवा सशक्तिकरण। इसका उद्देश्य है युवा सशक्तिकरण। युवा सशक्तिकरण। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलन मस्क की कुल संपत्ति कितनी है? और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है $500 बिलियन, $600 बिलियन, $550 बिलियन और $450 बिलियन। तो जो आपका सही आंसर है वो है $500 बिलियन।
एलन मस्क की कुल संपत्ति है $500 बिलियन। आप जानते हैं कि एलन मस्क एक अमेरिकी उद्योगपति है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास में पहली बार, दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति आई है। पहली बार। इससे पहले किसी एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति नहीं हुई थी। दुनिया के इतिहास में पहली बार एलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनके पास $500 बिलियन की संपत्ति है। आप जानते हैं एलन मस्क स्पेस एक्स नामक कंपनी जो है अंतरिक्ष में जो उपग्रह को लॉन्च करती है उसके भी मालिक हैं, और भी कई कंपनियों के ये मालिक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेन जेड आंदोलन किस देश में हुआ? और हमारे सामने 4 विकल्प हैं। जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो है पाकिस्तान, मेडागास्कर, नाइजीरिया, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाएं तो अच्छा रहेगा। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, पाकिस्तान, मेडागास्कर, नाइजीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है मेडागास्कर। हाल ही में जेन जेड आंदोलन मेडागास्कर में हुआ है। जरा हम समझते हैं कि जेन जेड आंदोलन होता क्या है। जेन जेड, जेन से होता है जनरेशन, जनरेशन, और ये जेड है। तो जेन वो जनरेशन जिसको जेड से एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, वो जनरेशन है दरअसल जो युवा 1997 से लेकर के वर्ष 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाले ऐसे युवा जिनकी आयु 13 से 28 वर्ष के बीच है, जिनकी आयु 13 से 28 वर्ष के बीच है, और जो मोबाइल इंटरनेट जैसे संचार के आधुनिक साधनों के साथ बड़े हुए हैं, उन्हीं उसी पीढ़ी को जेन जेड कहा जाता है। और ये जेन जेड आंदोलन कहाँ हुआ? मेडागास्कर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? क्वेश्चन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है सिरिमाबो भंडारनायके, सुशीला कार्की, हरीति अमरसूर्य और नवीन अमरसूर्य। इसका सही आंसर होगा हरीति अमरसूर्य। हरीति अमरसूर्य सही आंसर है। सिरिमाबो भंडारनायके, आप जानते हैं कि ये श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाबो भंडारनायके। और सुशीला कार्की, आप जानते हैं कि नेपाल की महिला प्रधानमंत्री हाल ही में बनी है। ये पहले नेपाल में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुकी है, और इनकी पढ़ाई भारत के ही दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साने तकाइची किस देश की प्रधानमंत्री है? साने तकाइची किस देश की प्रधानमंत्री है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साने तकाइची, हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है थाईलैंड, कंबोडिया, जापान और दक्षिण कोरिया। तो सही विकल्प है आपका जापान। जापान। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साने तकाइची जापान की प्रधानमंत्री जापान में बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? और जो विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं वो है मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार। आपका सही आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया। और आप जानते हैं कि यही कुआलालंपुर में ही 47वें आसियान
शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आसियान का मतलब हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके सदस्यों की कुल संख्या अब हो गई है 11। पहले 10 थी, लेकिन इसी साल इसमें एक नया सदस्य जुड़ा गया है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। जिसका नाम है तिमोर लेस्ते, या इसी को हम पूर्वी तिमोर के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी तिमोर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आसियान का 11वां सदस्य किसे बनाया गया है? और इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी आपको बता दिया है, पूर्वी तिमोर। आसियान में कुल देशों की संख्या है 11, पहले थी 10, अब एक पूर्वी तिमोर को जोड़ने से इसकी सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता कौन है? और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। और इसका जो सही आंसर है वो है शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला 2 टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला 2 टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं वह है मंगोलिया, रूस, चीन, भारत। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि गोबी जो रेगिस्तान है वो है आपका मंगोलिया में। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया में। और ये एक ठंडा मरुस्थल है, ठंडा। आप जानते हैं कि 2 तरह का मरुस्थल होता है, शीत और उष्ण मरुस्थल। तो ये क्या है? एक शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। अब आगे देखते हैं कि इसका विकल्प आंसर के रूप में हमारे सामने जो दिए गए हैं वो है मंगोलिया, रूस, चीन और भारत। तो इसका सही आंसर आपके लिए होगा चीन। मंगोलिया में ये जरूर स्थित है, लेकिन यहाँ पे जो ये सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र जिसने स्थापित किया है उस देश का नाम है चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम 100 नेक्स्ट सूची में किसे शामिल किया गया है? टाइम 100 नेक्स्ट सूची में किसे शामिल किया गया है? आपके सामने विकल्प है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आकाश चौधरी। और आपका जो सही आंसर है वह है यशस्वी जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो विकल्प आपके सामने है वह है बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, पटना। और जो सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन किया है मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत ज्वालामुखी बारातांग द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए, एक मृत ज्वालामुखी, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये बारातांग मृत ज्वालामुखी बारातांग द्वीप जो है ये हाल में काफी चर्चा में रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, फिर हम आएंगे मृत ज्वालामुखी पर।
ज्वालामुखी आप जानते हैं 3 प्रकार का है, सक्रिय, प्रसुप्त या सुषुप्त और शांत, जिसको हम मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो है जिसमें लगातार विस्फोट होता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो है जिसमें विस्फोट तो होता है लेकिन एक नियमित अंतराल पर लगातार नहीं होता रहता। और जिस ज्वालामुखी में विस्फोट होना, लावा निकलना बंद हो जाता है, उसे हम मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो जो मृत ज्वालामुखी बारातांग द्वीप है वो भारत में ही स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और चूंकि पिछले 20 वर्षों से इस ज्वालामुखी से कोई भी लावा निकलना बंद हो चुका था, तो इसको मृत ज्वालामुखी मान लिया गया था। लेकिन हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, तो इसीलिए ये चर्चा में रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? हिम तेंदुआ की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? हम जानते हैं कि हिम तेंदुआ जो है हमारे देश के मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों में ही पाया जाता है। और हमारे सामने जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। और इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप शूटिंग 2025 में किस देश ने श्रेष्ठ स्थान हासिल किया है? और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और जो आपका सही आंसर होगा वो है भारत। इसका आयोजन भी, इस जूनियर विश्व कप शूटिंग 2025 का आयोजन जो है यह भी भारत में ही हुआ है। इसका आयोजन भी भारत में ही हुआ और इसमें पहला स्थान भारत ने ही जीता है। भारत ने कुल 8, 10 और 8 यानी 8 गोल्ड, 10 रजत और 8 कांस्य पदक जीता है और उसने पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? जो विकल्प हमारे सामने है वो है रायपुर, कटक, कोलकाता और नई दिल्ली। तो जो आपका सही आंसर है वो है नई दिल्ली। देखिए, हम आपको बताते चले कि बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले आगामी AEDO, जिसको आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से जानते हैं, इसके अलावा TRE4 जो होने वाला है और बीपीएससी 72वीं, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ नवंबर, अक्टूबर और सितंबर महीने 2025 का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? एक्सरसाइज, ये क्या है? एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? आपके सामने जो विकल्प दिया गया है वो है भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र। ये मिस्र होगा। तो ये 4 है। और आप जानते हैं कि नाटो जो है, नाटो अमेरिका का नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है। इसमें अमेरिकी नेतृत्व में ये एक सैन्य गठबंधन है। अब सवाल हमारा ये है कि पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा भारत। ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बना है भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल
किंगडम्स ऑफ इंडिया की आधारशिला किस राज्य में रखी? और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वह है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा। आपका जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात के एकता नगर में, गुजरात के एकता नगर में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? और आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं वह है जनधन योजना, स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला सशक्तिकरण योजना। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसी योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 किस देश को दिया गया? हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं 4, वो है मलेशिया, भारत, जापान, चीन। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है, आपका सही आंसर होगा भारत। ये पुरस्कार किसे दिया गया है? भारत को। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने शुरू किया है? दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने शुरू किया है? और जो विकल्प आपके सामने है वो है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस। और जो आपका सही आंसर है वो है फिलीपींस। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम सेतु योजना का संबंध किससे है? पीएम सेतु योजना का संबंध किससे है? विकल्प हमारे सामने है आईआईटी, एम्स, आईटीआई, पॉलिटेक्निक। और जो हमारा सही आंसर है वो है आईटीआई। पीएम सेतु योजना हाल ही में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है 1000 सरकारी आईटीआई संस्थान का आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 1000 सरकारी आईटीआई संस्थान का आधुनिकीकरण करना, पीएम सेतु योजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस देश में किया गया है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस देश में किया गया है? और हमारे सामने जो विकल्प है वो है भारत, चीन, अमेरिका, फिलीपींस। और जो आपका सही आंसर है वो है भारत। इसका निर्माण भारत के लद्दाख में किया गया है और इसकी ऊंचाई है 19,400 फीट। 19,400 फीट की ऊंचाई पर इसे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन। और ये मिंगला दरा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मखाना को खाद्य पदार्थ का वैश्विक निर्यात किसके द्वारा घोषित किया गया है? बिहार के मखाना को खाद्य पदार्थ का वैश्विक निर्यात किसके द्वारा घोषित किया गया है? आप जानते हैं कि मखाना उत्पादन में बिहार को एक तरह से वर्चस्व हासिल है। भारत में जो मखाना का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 85 से 90% मखाना जो है, बल्कि 85 से 95% तक मखाना जो है, भारत के कुल मखाना का 85 से 95% बिहार में ही उत्पादित होता है। हमारा सवाल है कि इस मखाना को खाद्य पदार्थ का वैश्विक निर्यात किसके द्वारा घोषित किया गया? जो विकल्प है वो है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, इनमें से कोई नहीं।
और जो आपका सही आंसर है वह है शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है। शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा इसे वैश्विक निर्यात घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कफ सिरप के सेवन से किस राज्य में कई बच्चों की मौत हुई है? ये हाल ही की घटना है और ये इसके को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दरअसल इसमें मिस हो गया है और इसकी वजह से ये चारों विकल्प गलत हो रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये घटना घटित हुई है, आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमो जैव विविधता पार्क यानी नमो वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? और जो हमारे सामने विकल्प है वो है नई दिल्ली, पटना, वाराणसी, अलवर। नई दिल्ली, पटना, वाराणसी, अलवर। और आपका जो सही विकल्प है वो है अलवर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कहाँ आयोजित किया गया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू यानी कि पानी में ये आयोजित किया गया है, समुद्र के नीचे। और विकल्प है हमारे सामने मालदीव्स, पलाऊ, जापान, इंडोनेशिया। और आपका जो सही आंसर है वो है पलाऊ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स नेट पोलरेक्स कहाँ आयोजित किया गया? 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? हमारे सामने जो विकल्प है वो है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। और जो हमारा सही आंसर है वो है चेन्नई। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 सेनाओं के लिए भारत की पहली स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली का नाम क्या है? तीनों सेनाओं के लिए यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों के लिए स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली का नाम क्या है? हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं IRSA-10, IBSA-10, ISSA-10, इनमें से कोई नहीं। और जो आपका सही आंसर है वो है क IRSA-10। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में मेट्रो सेवा चल रही है? वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में मेट्रो सेवा चल रही है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है 10, 11, 12, 13। और आपका जो सही विकल्प है इसमें वो है 12। 12वां राज्य हाल ही में बना है बिहार। बिहार भारत का 12वां राज्य बना है जहां मेट्रो सेवा शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? सितंबर 2025 में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है 747.2 अरब डॉलर, 747 अरब डॉलर, 745 अरब डॉलर और 745.2 अरब डॉलर। आप जानते हैं कि भारत पर जो विदेशी ऋण होता है, इससे संबंधित रिपोर्ट जो होता है, विदेशी ऋण से संबंधित रिपोर्ट, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। और सितंबर के महीने में भारत पर जो कुल विदेशी ऋण था उसका आंसर आपका है 747.2 अरब डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? और हमारे सामने विकल्प है पूनम गुप्ता, डॉक्टर राजीव रंजन, संजय मल्होत्रा और प्रोफेसर राम सिंह। और आपका सही आंसर है
संजय मल्होत्रा, ये जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। पूनम गुप्ता जी जो है वो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो एक उनमें पूनम गुप्ता भी है। राजीव रंजन जो है वो कार्यकारी निर्देशक है रिजर्व बैंक के। राजीव रंजन जी रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक है। संजय मल्होत्रा गवर्नर है और प्रोफेसर राम सिंह जो है वो आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति के सदस्य हैं। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, उसमें से एक प्रोफेसर राम सिंह भी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है? विकल्प है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। और आपका जो सही आंसर है वो है 6 वर्ष। इसको शुरू किया गया है 2025 26 से 2030-31 के लिए, 2025-26 से 30-31 के लिए शुरू किया गया है। और इससे शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, को शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? और जो हमारे सामने विकल्प है वो है 2425 रुपया, 2585 रुपया, 3000 और 2600 रुपया प्रति क्विंटल। और जो आपका सही विकल्प है वो है 2585 रुपया प्रति क्विंटल। 2585 रुपया नया है और ये पिछले वित्तीय वर्ष का मूल्य है 2425 रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 देशों ने रेल परियोजना के लिए सहमति जताई है? किन 2 देशों ने आपस में रेल परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है? और जो विकल्प हमारे सामने दिए गए वो है भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत भूटान और भारत बांग्लादेश। और जो विकल्प हमारे लिए सही आंसर है वो है भारत भूटान। ये भारत और भूटान के बीच 2 रेल परियोजनाओं के लिए हाल में सहमति बनी है। एक पहले जो है आपका वो भूटान के समत्स्य शहर और भारत के बानरहाट बानरहाट शहर, ये बानरहाट आपका है पश्चिम बंगाल में। तो पहली परियोजना इन 2 शहरों के बीच है, बांग्लादेश का समत्स्य शहर और भारत का बानरहाट। और जो दूसरा है वो है बांग्लादेश का गेलेफू शहर और भारत का है कोकराझार। ये कोकराझार आपका असम में है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है तुषार मेहता, गिरीश चंद्र मुर्मू, आर वेंकट रमनी, इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है आर वेंकट रमनी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार किस शहर में आयोजित किया गया? 70वां भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार किस शहर में आयोजित किया गया? हमारे सामने जो विकल्प है वो है नई दिल्ली, गांधीनगर, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। और जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद। 70वां भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार अहमदाबाद में आयोजित किया गया और यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आपको मिला है लापता लेडीज।
सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिषेक बच्चन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वह है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर और भालचंद्र पंडित। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया गया है। यह पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है मरणोपरांत। और ये प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ने ही सबसे पहले पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग थ्योरी दिए गए हैं उसको उन्होंने चैलेंज किया था। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत को उन्होंने चैलेंज किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइंडिंग माय वेज पुस्तक के लेखक कौन है? आप ध्यान रखिए, बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाले पीटी परीक्षा के करेंट अफेयर सेक्शन में एक पुस्तक और लेखक जरूर पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन है, फाइंडिंग माय वे पुस्तक के लेखक कौन है? और जो हमारे सामने विकल्प दिया गया है वह है डीवाई चंद्रचूड़, मलाला यूसुफजाई, चेतन भगत, जॉर्जिया मेलोनी। और हमारा जो सही विकल्प है वह है मलाला यूसुफजाई। आप जानते हैं कि ये मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली है और लेकिन ये अपने देश से बाहर रह रही है और ये महिला अधिकारों के लिए लगातार आवाज़ उठाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? जो विकल्प हमारे सामने है वह है विराट, विराज, विभूति और विभव। और जो आपका सही विकल्प है वो है विराज। ये विराज है। विराज क्या है ये आप जानते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में ही हुआ है, भारत में ही हुआ है, नई दिल्ली में। और इसमें शुभंकर जो है वो विराज को बनाया गया था। विराज दरअसल एक हाथी है, हाथी, हाथी जिसका एक कृत्रिम पैर है, एक हाथ, एक पैर कृत्रिम है रूप से बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जो विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं वह है मैथिली ठाकुर, शुभांशु शुक्ला, मीराबाई चानू और विराट कोहली। हमारा जो सही आंसर है वह है शुभांशु शुक्ला। हमारा सही आंसर क्या है? शुभांशु शुक्ला। आप जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे हाल ही में गए थे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता?
हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है लिनथोई, चनाम्बम, हिमांशी टोकस, सुशीला देवी, कपिल परमार। और जो हमारा सही विकल्प है वो है क, लिनथोई चनाम्बम। तो ये हमारा रहा 51 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने एईडीओ, आगामी एईडीओ और बीपीएससी 72वीं सहित टीआरई 4 के लिए होने वाले पीटी एग्जाम के संदर्भ में करेंट अफेयर सेक्शन से जुड़े हुए 51 क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पहली सीरीज है। और इसके अलावे आगे भी हम आपके लिए इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इस वीडियो में, इस सेशन में, ना ही। नमस्कार।